I advise you to first download the notes from the link in the description below because the screen shared is not clear in the video. Hi, welcome to the Bio Breakdown. आज हम कवर करने वाले हैं प्लांट किंगडम का एल्गी पोर्शन. अलॉन्ग विद दैट आज हम क्लासिफिकेशंस इन टेक्सोनॉमी वाला छोटा पोर्शन भी हम कवर अप करेंगे. इट विल बी अ 30 मिनट्स वीडियो जिसमें मैं एल्गी का कोर कॉन्सेप्ट कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जिससे कि आपके जितने भी नीट एम्स के PYQs हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे. ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर नीट 2026 में आउट ऑफ NCERT भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट लगेगा इस वीडियो में वो कम्प्लीटली कवर्ड है. सो यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट दिस वीडियो. सो टॉपिक्स तो आपको सारे दिख ही रहे होंगे हमने क्या क्या आज कवर करने हैं. लेट्स गो. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम प्लांट्स को किन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. हमारे पास ऐसे कौन कौन से बेसिस है जिस पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले हमारा बेसिस है हैबिटेट. हैबिटेट मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक में दिखते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमको टेरेस्ट्रियल में दिखते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जो जनरली जो एल्गी होती है वो आपको एक्वेटिक ही दिखती है. अब ऐसा क्यों कि कुछ एक्वेटिक और कुछ टेरेस्ट्रियल है तो वो सब प्लांट्स ही ना. जो एक्वेटिक वाले हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है, यानी कि वो सबसे पहले इस धरती के ऊपर आए थे तो वो सबसे कम डेवलप्ड हैं. अब वो एक्वेटिक इसलिए हैं क्योंकि उनको उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है. उनके जो गैमीट्स है ताकि वो फ्यूजन कर पाए इसलिए उनको वाटर मीडियम रिक्वायर्ड था. इसलिए ये आपके एक्वेटिक और मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं. इनको पानी चाहिए ही चाहिए. अगर इनको पानी नहीं मिलेगा तो इनके गैमीट्स फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे तो आगे जनरेट नहीं हो पाएगा. अब आगे जनरेट नहीं होगा तो इनकी जनरेशन तो ख़त्म हो जाएगी ना. इसलिए इनको सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए. इसलिए ये आपके एक्वेटिक फॉर्म्स है. टेरेस्ट्रियल की बात करें तो ये आपकी सबसे एडवांस्ड फॉर्म्स है. इसमें टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स आते हैं. इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है. इनके जो गैमीट्स का फ्यूजन है वो बाय एयर, बाय विंड, बाय इंसेक्ट्स, इन सबसे हो जाता है आराम से. इनको इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का. अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हैं आपके ट्रेक्योफाइट्स और कुछ हैं एट्रेक्योफाइट्स. एट्रेक्योफाइट्स का मतलब वो है इनके पास टिश्यू सिस्टम एब्सेंट है. टिश्यू सिस्टम जैसे कि जाइलम और फ्लोएम. अब जाइलम और फ्लोएम तो वाटर कंडक्शन कराती है, वाटर और फूड का कंडक्शन कराती हैं. बट अगर यही एब्सेंट है तो आप खुद ही सोचोगे प्लांट सर्वाइव कैसे कर रहे हैं. तो क्योंकि ये सबसे प्रिमिटिव फॉर्म है, इनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही छोटी छोटी हाइट के होते हैं. और इनमें जो पानी का कंडक्शन है वो नॉर्मल ट्रांसपिरेशनल पुल से हो जाता है. दैट इज़ इवेपोरेट होती है इनकी लीव्स पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उस वजह से सक्शनल पुल क्रिएट होता है. उस सक्शनल पुल से जो वाटर है वो ग्राउंड से इनकी छोटी छोटी हाइट्स तक पहुंच जाता है. तो इनकी हाइट्स इतनी इनफ होती हैं कि एक सक्शनल पुल इनका कंडक्शन करा सकता है पूरे प्लांट में. तब सोच सकते हो कि कितना ही ये प्रिमिटिव प्लांट होगा. दूसरा अगर हम बात करें ट्रेक्योफाइट्स के अंदर वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है जो कि जाइलम, फ्लोएम, इनके और कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूरे कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं इनके अंदर, इसलिए ट्रेक्योफाइट्स हैं और ऑब्वियसली एडवांस्ड हैं. तीसरा हमारे पास वे ऑफ क्लासिफिकेशन, इनका बेसिस हमारे पास है सीड. कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो सीड बनाते हैं और कौन से ऐसे जो सीड नहीं बनाते. जो सीड बनाते हैं वो स्पर्मेटोफाइट है और जो नहीं बनाते हैं वो एस्पर्मेटोफाइट है. एस्पर्मेटोफाइटा को हम क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं और जो स्पर्मेटोफाइटा है यानी जो सीड्स बनाता है उसको हम फेनेरोगैम्स भी बोलते हैं. तो जो क्रिप्टोगैम्स हैं उसमें आता है आपका एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट. वेराज जो सीड्स बना सकते हैं वो जिम्नो और एंजियो होते हैं. अब आप ऑब्वियसली सोच रहे कि जिम्नो और एंजियो ही क्यों सीड्स बना पाते हैं. ये आगे चैप्टर के लास्ट में आपको ये बात पता चलेगी. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रीज़न ये जानना कि सिर्फ यही क्यों फॉर्म कर पाते हैं. इनफैक्ट जो आपका एल्गी है ना ये तो सबसे ही प्रिमिटिव फॉर्म है. ये तो सीड क्या, ये एक एम्ब्रियो तक नहीं बना पाता है. टेरिडोफाइट तो फिर भी सीड डेवलप करने में पहुंच जाता है. ये एक प्रिकर्सर है, ये एक हिंट दे देता है लोगों को, पूरी दुनिया को, कि हाँ सीड जैसे बन जाती है. टेरिडोफाइट्स के जो हेट्रो वाले होते हैं, हेट्रोटेरिडोफाइट्स जो होते हैं, हेट्रोस्पोरस, वो इस वर्ल्ड को हिंट दे देते हैं कि हाँ सीड फॉर्मेशन हो सकता है. तो सीड फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हो जाती है. बट एल्गी क्योंकि मोस्ट प्रिमिटिव है ये तो एम्ब्रियो तक फॉर्म नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जाइगोट बनता है ना वो डिवीजन नहीं करता, वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट बना देता है. इस वजह से अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन.
अब पहले के टाइम पे भी तो साइंटिस्ट थे जो आसपास के प्लांट्स को क्लासिफाई करते थे। उसमें हमारे पास 3 बेसिस हैं, हमारे पास 3 सिस्टम हैं। सबसे पहला हमारा सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम, जो सबसे पहला सिस्टम दिया गया था प्लांट्स को क्लासिफाई करने का, एरिस्टोटल ने दिया था। और इसने बहुत ही सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ली थी, ऑब्जर्वेशंस ली थी। प्लांट का हैबिटेट क्या है, कलर क्या है, नंबर क्या है, लीव्स की शेप क्या है, और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर भी इसने इंक्लूड कर लिया था। तो इसने बहुत ही बेसिक सिंपल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख के क्लासिफाई कर दिया था कि अगर ये प्लांट है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, ये इसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं। और बहुत ही इसने बेसिक सा और बहुत ही नॉन साइंटिफिक वे वी कैन से इट। इसकी लिमिटेशन क्या क्या थी? इसमें जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ भी थी ना, अब ज़रूरी थोड़ी है कि अगर स्पीशीज़ क्लोजली रिलेटेड है वो हर एक चीज़ सेम परफॉर्म करेगा, उसका एवरी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम होगा, ज़रूरी नहीं है। आप हर एक चीज़ को मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये था कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशी भी थी ना, उसने उसको भी सेपरेट करके बोल दिया था कि ये दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, ये बहुत ही अलग कैटेगरी में फॉल करती हैं क्योंकि इनका मॉर्फोलॉजी बहुत अलग है। और जो बहुत ही अलग अलग स्पीशीज़ थी जिनका कोई लिंक नहीं था, सिर्फ उनकी क्योंकि मॉर्फोलॉजी सेम थी, उसने उनको सेम कैटेगरी में पुट कर दिया। तो आई डोंट थिंक इट्स अ परफेक्ट वे ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स, द प्लांट्स अराउंड यू। दूसरा इसका लिमिटेशन ये था कि इसने इक्वल वेटेज दे दिया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसने वेजिटेटिव तो इंक्लूड करे थे, साथ में इसने सेक्सुअल कैरेक्टर भी इंक्लूड कर लिया था। इसने 2 प्लांट्स के एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को देख के बता दिया कि ये 2 सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें हम इतना कुछ पढ़ते हैं कि हर एक प्लांट की, हर एक स्पीशी के अपने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर होता है। इसने फिर भी इसने सोचा कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है, इसने दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया था, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रखा। इस वजह से ये इसका दूसरा लिमिटेशन पॉइंट बन जाता है और ये टोटली एक्सक्लूड किया जाता है, इसको कोई फॉलो नहीं करता। दूसरा, इससे कुछ हद तक बेटर आया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर ने दिया था। इसका प्लस पॉइंट ये था कि इसने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करा था, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि इससे पहले वाले ने नहीं करा था। आर्टिफिशियल ने इंक्लूड नहीं करा था, बट इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं नेचुरल सिस्टम में इंक्लूड हो गया था। इंटरनल तो करता ही करता था, साथ में मॉर्फोलॉजी भी इंक्लूड करता था। अब इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब ही बहुत ही डिटेल्ड लेवल पे जाके आप उसकी स्टडी कर रहे हो। एम्ब्रियोलॉजी आप स्टडी कर रहे हो कि जैसे ब्रायोफाइट्स का जो एम्ब्रियो है वो आपका एंजियोस्पर्म्स के एम्ब्रियो से बहुत डिफरेंट है, इसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। एल्गी का एम्ब्रियो, ब्रायो का एम्ब्रियो, जिम्नो का एम्ब्रियो, इन सब की एम्ब्रियोज पढ़ के आप एम्ब्रियोलॉजी कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड मेथड। तीसरा, अनाटमी, आप हर एक अलग अलग प्लांट की अनाटमी पढ़ रहे हो, इट्स द बेस्ट वे। चौथा, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब आप प्लांट की कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हो। फिर आया हमारा लास्ट एंड द मोस्ट यूज्ड एंड द मॉडर्न वन, फाइलोजेनेटिक। ये सबसे बेस्ट है क्योंकि ये आपका सारे चीज़ें नेचुरली तो इंक्लूड करता ही करता है, साथ में ये आपके एवोल्यूशनरी से भी आपको ज्वाइन करके रखता है। आपको जो आपके, अब जैसे कि एम्ब्रियो है, उसका पास्ट क्या रहा था, वो कहाँ से इवॉल्व हुआ था, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, जिसको हम फाइलोजेनी भी बोलते हैं, वो इंक्लूड करता है, जो कि एक क्लियर एंड साइंटिफिक प्रूफ देता है कि जो हमारे सामने ऑर्गेनिज्म खड़ा है इसका ओरिजिन क्या है। आपने कोई स्टोरीज फ्रेम नहीं करी, आपका ये साइंटिफिक प्रूफ है कि इसका एम्ब्रियो ये था, इसका फाइलोजेनी ये थी, ये यहाँ से इवॉल्व हुआ है। एवोल्यूशन इज़ द बेस्ट साइंटिफिक प्रूफ यू कैन एवर गिव। इसलिए एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज को ज्वाइन करना बेस्ट था। इसमें इसने क्या बोला, इसने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स निकाल दी ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और इसने बोला कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि सेम टेक्सा में है उनके कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी मीन्स आप क्लासीफाई कर देते हो एक ऑर्गेनिज्म को 7 डिफरेंट टेक्साज में। ये हम डिटेल में लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे, बट अभी मैं एक हिंट दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल से बी। अब इस बी को आप स्पीशी तो होगी ना कोई,
वही स्पीशी किसी ना किसी जीनस में भी होगी, 2-3 और स्पीशीज़ के साथ मिलके, एंड ऑल दैट। ऐसी अब एक ऑर्गेनिज्म के लिए हमारे पास ये सारे के सारे 7 टेक्सा होते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म को इन 7 टेक्सा में एक बढ़िया लेवल से आप अरेंज कर सकते हो, जो कि क्लासिफिकेशन बहुत ही ईजी बना देता है हमारे लिए। ये बहुत ही ईजी बना देता है हमारे लिए स्टडी करना, क्लासीफाई करना ऑर्गेनिजम्स को। अब अगर हम ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करें तो हमारे पास 3 ब्रांचेस आती है टेक्सोनॉमी की। पहला न्यूमेरिकल, फिर साइटो, फिर कीमो टेक्सोनॉमी। जो हमारी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है, इसमें जो अब जो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हैं उनको पता करने के लिए हम जो है कोड्स हम असाइन कर देते हैं आपके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को। जैसे कि हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे एक प्लांट के, हमने उसके कुछ कैरेक्टर्स लिखे और हमने उनको कुछ कोड्स दे दिए। अब अगर मैं एक और कोई स्पीशी लाई हूँ और मेरे को उस स्पीशी को कंपेयर करना है, मेरे को उसकी सिमिलैरिटीज़ देखनी है, कुछ डिफरेंसेस देखनी है, तो जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के जो कोड्स हैं, मैं एक टाइम पे उन 2 स्पीशीज़ के बीच के 100 से ऊपर कैरेक्टर्स पढ़ सकती हूँ। उन 2 स्पीशीज़ के बीच में 100 से ऊपर कैरेक्टर्स को मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, सिमिलैरिटी उनमें निकाल सकती हूँ। इसमें ये बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए बहुत फेमस है ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। दूसरा आपका साइटो या फिर कैरियो टेक्सोनॉमी, जो कि कहता है कि साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी कि सेल के अंदर की इन्फॉर्मेशन, क्रोमोसोम का नंबर कितना है, कितने क्रोमोसोम नंबर है। जैसे ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सेम वे अगर आप किसी उसमें फ्रूट फ्लाई में, ड्रैगन फ्लाई की बात करो, उसके अंदर 8 होते हैं आई गेस। ऐसे ही हर एक में क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है क्रोमोसोम का, हर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बिहेवियर डिफरेंट होता है क्रोमोसोम का। ये होगी आपकी साइटो टेक्सोनॉमी। साइटो यानी कि सेल के अंदर की टेक्सोनॉमी, कैरियो मतलब जेनेटिक मटेरियल की टेक्सोनॉमी। लास्ट टेक्सोनॉमी आती है कीमो टेक्सोनॉमी। कीमो टेक्सोनॉमी बोलती है जो आपके सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब का जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट का जो आप स्टडी करते हो, जैसे कि डीएनए की मैं सीक्वेंसिंग कर रही हूँ, तो वो मैं क्रोमोसोम नहीं पढ़ रही हूँ, मैं डीएनए की सीक्वेंसिंग पढ़ रही हूँ, वो कीमो टेक्सोनॉमी आएगी। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं एंड नीट भी पूछता है इन दोनों में क्वेश्चन, तो आप मत कंफ्यूज होना, यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना कि साइटो टेक्सोनॉमी और कीमो टेक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है। साइटो टेक्सोनॉमी में आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर, नंबर, ये सब पढ़ते हो, वेराज जो कीमो टेक्सोनॉमी होती है ना, उसमें आप सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, उनके स्ट्रक्चर्स को डिटेल में आप एनालाइज करते हो। इन दो में ये है, कीमो मतलब केमिकली आप पढ़ रहे हो, साइटो मतलब आप साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देख रहे हो। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, बट बहुत एस्पिरेंट्स को ये पॉइंट क्लियर नहीं होता है, सो आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। अब नेक्स्ट हम आ गए फाइनली एल्गी के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है। एल्गी जैसे मैंने आपको बताया था एट्रेक्योफाइट है, क्योंकि इसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम नहीं होते हैं, सक्शनल पुल से, ट्रांसपिरेशनल पुल से इनका काम चल जाता है, इनका कंडक्शन हो जाता है। एस्पर्मेटोफाइट है, सीड नहीं बना पाते। क्रिप्टोगैमस है। नॉन एम्ब्रियोफाइट है, एम्ब्रियो तक नहीं बना सकते, क्योंकि जो इनका दोनों गैमीट्स का फ्यूज़, इनका जो स्पर्म एंथ्रीडियोजॉइड होता है और जिनका ओवम होता है, इन दो के जो फ्यूजन से जो आपका बनता है जाइगोट, वो जाइगोट आपका फर्दर एम्ब्रियो नहीं बनाता है, वो सीधा सीधा डिवाइड करके एक स्पोरोफाइट बना देता है। इसलिए इनके अंदर एम्ब्रियो तक नहीं बनता, एम्ब्रियो पहली बार ब्रायोफाइट्स में बनता है। इनकी बॉडी एकदम ही थैलॉइड होती है, यानी कि इनकी कोई ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स नहीं होती हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट ये हेप्लॉइड होते हैं, यानी कि इनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जैसे ह्यूमंस तो डिप्लॉइड है ना, हमारे पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ये हेप्लॉइड होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। लाइफ साइकिल इनका जो है, जो इनका पूरा लाइफ साइकिल रहता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का तो मतलब पता ही होगा ना आपको, नहीं पता तो बता देती हूँ। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है जबकि प्लांट्स है ना, जैसे हम तो ह्यूमंस हैं, हम अपनी पूरी लाइफ जो है हम डिप्लॉयड ही रहेंगे, हम कभी हेप्लॉयड नहीं हो जाएंगे। हमारे पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो कभी हेप्लॉयड ही नहीं हो जाएंगे, हम हमेशा डिप्लॉयड ही रहेंगे। सिर्फ जो हमारे सेक्स सेल्स है वो ही सिर्फ हेप्लॉयड रहते हैं पूरी लाइफ में। बट अगर आप इसकी बात करो इनकी, तो प्लांट्स में कभी कभार इनकी जो पूरी प्लांट की बॉडी है, ये कभी पूरी की पूरी हेप्लॉयड बन जाती है, तो कभी कभी पूरी डिप्लॉयड बन जाती है। मतलब इनके क्रोमोसोम के सेट्स ही वेरी होते रहते हैं। अजीब बात है ना, तभी तो इनको कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अब अगर मैं बात करूँ एल्गी की, तो एल्गी जो है ये जनरली हेप्लॉन्टिक लाइफ शो करता है, यानी कि इनके पास सिंगल सेट ही रहता है। इनकी लाइफ में जो डिप्लॉन्टिक फेज़ है ना, डबल एंड 2n वाला फेज़ जो है, इनमें बहुत ही कम, जैसे इनकी लाइफ का 70% हेप्लॉन्टिक रह गया, 30% डिप्लॉन्टिक रह गया, ऐसा कुछ इनका रहता है।
ज़रूरी नहीं है सारी एल्गे के साथ हो, कुछ हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती हैं, कुछ सिर्फ डिप्लॉन्टिक होती है, कुछ सिर्फ हैप्लॉन्टिक होती है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में बताऊँगी, वो भी बताऊँगी मैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एम्स में क्वेश्चन से पूछा हुआ है। आई टेल यू बट नॉट नाउ, आई टेल यू इन माई शॉर्ट्स वीडियो। अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, तो इनकी थैलॉइड बॉडी होती है, ट्रूली डिफाइंड नहीं होती है रूट स्टेम लीफ के अंदर। बाकी अगर हम बात करें तो जो है ये लार्जली एक्वेटिक है। आपको जनरली 90% 99% आपको सिर्फ पानी में ही दिखेंगे, बट हाँ एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक नहीं है। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक और लार्जली एक्वेटिक में डिफरेंस है। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक का मतलब है आपको पानी के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। लार्जली एक्वेटिक का मतलब है कि आपको मोस्टली पानी में ही पाए जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे फॉर्म है जो आपको टेरेस्ट्रियल पे दिख जाएंगे। अब आपको कुछ एल्गी के साथ दिख जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एल्गी और फंजाई के साथ एसोसिएशन में दिख जाएगी, जिसको हम लिचन्स बोलते हैं, एल्गी फंजाई का एसोसिएशंस। कुछ आपको स्लॉथ बेयर के ऊपर दिख जाएगा, कुछ आपको वुड्स पे, आपके मॉइस्ट सॉइल पे, लॉग ऑफ वुड, इन सब पे आपको दिख जाता है। तो ज़रूरी नहीं है सारी एक्वेटिक हो, तभी कह रही हूँ एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक नहीं है, लार्जली एक्वेटिक है। और दोनों में रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है, मेरीन वाटर में भी ही रहता है। कुछ जो है आपके इसमें इनकी जो बॉडी फॉर्म्स हैं बहुत ही वेरी करती है, अलग, हर एक अलग एल्गी की अलग बॉडी फॉर्म है। जैसे कि फिलामेंटस होती है, यानी कि फिलामेंट जैसी होती है इनकी बॉडी, धागे जैसी होती है, फिलामेंटस होती है। आप इसको कहीं से भी कट कर दो, स्लाइस कर दो, फिलामेंटस होती है। उसमें दो मेजर एल्गी आती हैं आपकी, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स हैं। ये दोनों के दोनों आपकी क्लोरोफाइट्स की हैं, दैट इज़ और ग्रीन एल्गी हैं दोनों की दोनों। कुछ कॉलोनियल भी हो सकती है, यानी कि कुछ ऐसी एल्गी हैं जो कॉलोनीज बना के रहती हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें रिप्रोडक्शन इन एल्गी की, तो रिप्रोडक्शन ये 3 वे से कर सकते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रैगमेंटेशन से ही करते हैं, उसमें भी 2 ही आते हैं, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एसेक्सुअल स्पोर्स से करते हैं। अब ये एसेक्सुअल स्पोर्स जूस्पोर्स भी होते हैं और ये प्लानोस्पोर्स भी होते हैं। ए प्लानोस्पोर्स जनरली आपको रेड एल्गी में दिखती है, क्योंकि रेड एल्गी नॉन मोटाइल एल्गी है। वो ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल गैमीट से करती है, वो दोनों के दोनों रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल गैमीट से ही करती हैं, नॉन मोटाइल गैमीट से ही करती हैं। अब अगर हम बात करें इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो रेड एल्गी है वो आपके ए प्लानोस्पोर से करती है। बट जो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है ना, जू स्पोर है, यानी मोटाइल स्पोर है। ये स्पोर हिल सकता है अपनी जगह से, खुद उठ के जाके एग को फर्टिलाइज कर सकता है। जो प्लानोस्पोर्स है, जो नॉन मोटाइल स्पोर्स है, ये एग को अपने आप फर्टिलाइज नहीं कर सकते। इनको वाटर के करंट्स चाहिए, इनको कोई ऐसा एक्सटर्नल एजेंट चाहिए जो इन्हें एग के पास ले जाए, ये खुद नहीं जा सकते। दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। जूस्पोर्स आपको कॉमनली दोनों एल्गी में दिखता है, आपकी ब्राउन एल्गी भी, ग्रीन एल्गी भी, ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस्पोर से ही करती है, जो कि एक नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका आता है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। अगर आपके 2 एल्गी हैं जिनके गैमीट्स जो हैं दोनों के दोनों सेम मॉर्फोलॉजी के हैं, मतलब सेम दिखते हैं, तो वो आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लेमाइडोमोनास तीनों तरीके की रिप्रोडक्शन कर लेता है। अब आइसोगैमस में यूलोथ्रिक्स आता है। एनाइसोगैमस यानी कि एक छोटा है, एक बड़ा है, डिसिमिलर साइज़ का है, या फिर नॉट डिसिमिलर साइज़, डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी का है, जैसे कि यूडोरेना में होता है। डिसिमिलर साइज़ वाला एक छोटा और एक बड़ा है, तो आपका ऊगैमस होता है। ऊगैमस में क्या होता है, एक मोटाइल होता है जैसे कि छोटा स्पर्म हो गया, और एक नॉन मोटाइल होता है जैसे बिग आपका नॉन मोटाइल एग हो गया। आपका एनाइसोगैमस यानी कि जो दोनों आपके डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी हैं, ये आपको यूडोरेना और क्लेमाइडोमोनास में दिखता है। वेराज जो आपका ऊगैमस है, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, वो आपको फ्यूकस, क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स में दिखता है। रेड एल्गी का ये एक्सेप्शन है कि रेड एल्गी में जो दोनों मेल फीमेल है ना, वो दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों के दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। अब जैसे अगर मैं इनकी लाइफ साइकिल की बात करूँ, तो इनका लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, मतलब इनकी आधा जो इनकी लाइफ में जो इनकी बॉडी रहती है वो डिप्लॉन्टिक रहती है, और आधे टाइम पे इनकी जो पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो आपके हैप्लॉइड रहते हैं, आधे डिप्लॉइड आधे हैप्लॉइड, ऐसे इनकी बॉडी रहती है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोफाइट से, तो इनका गैमेटोफाइट है, इनकी मेन प्लांट बॉडी है, ये हैप्लॉइड रहती है, एन, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है इनके हर एक बॉडी के सेल के पास। अब जब ये गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, कैसे प्रोड्यूस करेगी, ऑब्वियसली माइटोसिस करके गैमीट्स बनाएगी यहाँ पे। अब जो गैमीट्स बने,
एंथ्रीडियोजोइड्स बनेंगे कुछ आपके, और कुछ बनेंगे आपके एग। अब जब ये दो आपके गैमीट्स बने हैं, ये माइटोसिस से बने हैं, अब जब ये दोनों फ्यूजन करेंगे वाटर के अंदर, ये दोनों फर्दर डिवाइड करता रहता तो वो एम्ब्रियो बना देता। बट ऐसा नहीं होता है, वो डिवाइड करके आपको स्पोरोफाइट बना देता है। अब जब स्पोरोफाइट थोड़ा और मैच्योर हो जाता है तो ये कुछ स्पोर्स रिलीज़ करता है। अब वो स्पोर्स जब आपके लैंड करते हैं या किसी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो गेमेटोफाइट को राइज कर देते हैं। तो ऐसे इनका लाइफ साइकिल जो है कि ऐसे चलता रहता है इनका। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तीन मेन तरीके की एल्गी में, सबसे पहले हमारे पास आती है ग्रीन एल्गी, दैट्स अ क्लोरोफाइजी। फिर आती है हमारे पास फियोफाइजी, दैट्स ब्राउन एल्गी। फिर आती है रोडोफाइजी, रेड एल्गी। जो आपकी मेजर पिगमेंट्स है आपके क्लोरोफाइजी के अंदर वो है क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। इनको हम मेन ग्रीन एल्गी मानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हो, उसको साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हो ऐसे। अब इनके अंदर जो इनका क्लोरोफिल ए और बी है, ये आपके ग्रीन प्लास्टिड जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हाँ, ये भी बात है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग शेप्स में होता है, किसी में डिस्कॉइड, किसी में गर्डल शेप, किसी में डिस्क शेप्ड। क्लोरोप्लास्ट की भी बहुत सारी वेरियस शेप्स होती हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे थाइलाकॉइड्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ऑब्वियसली प्लांट सेल में जो है आपके थाइलाकॉइड्स होते हैं। अब इन थाइलाकॉइड्स के ऊपर फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपके क्लोरोफिल ए बी है ना, ये इन फोटोसिस्टम्स पे प्रेजेंट होता है। आपके थाइलाकॉइड्स के ऊपर ये क्लोरोफिल ए बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सब मिला के फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 बनाते हैं, जो हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। अगर मैं फियोफाइसी की बात करूँ तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी होता है। एंड बाय द वे जो क्लोरोफिल बी है वो हाई प्लांट लाइक फीचर होता है। तो तुम प्लांट ही पढ़ रहे हो तो ये ट्रू प्लांट्स है। जिस पे क्लोरोफिल बी है ना, वो सबसे एडवांस चीज़ होती है, वो आपको ट्रू प्लांट फीचर दिखाता है। यहाँ पे आप प्लांट का सबसे बेसिक फॉर्म पढ़ रहे हो तो होगा ही ना। बाकी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए बी ये सारे प्रेजेंट होते हैं, वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ये फिलहाल तो आपकी एल्गी है, ग्रीन एल्गी। They're not cyanobacteria. Cyanobacteria different thing. I'll tell you in biological classification. So if I said something before, please just mind it. I'm correcting it now. क्लोरोफिल ए एंड सी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजैंथिन वो पिगमेंट है जो कि आपका ब्राउन कलर देता है फियोफाइजी को। याद रखना, नीट में पूछेंगे। फ्यूकोजैंथिन जो है ये आपका ब्राउन कलर देता है फियोफाइजी को। बाकी इनका जो कलर है ऑलिव ग्रीन से बहुत सारी ब्राउन की शेड्स में वेरी करता है, सिर्फ इस फ्यूकोजैंथिन की अमाउंट पे प्रेजेंट करता है। ज़्यादा फ्यूकोजैंथिन है ज़्यादा ब्राउनिश कलर आएगा, कम फ्यूकोजैंथिन है तो कम ब्राउन कलर आएगा। मोस्टली आपका ऑलिव ग्रीन, डार्क ऑलिव ऐसा कुछ कलर आएगा। तो इसका अमाउंट भी बहुत ही मैटर करता है। फिर आता है आपका रोडोफाइजी, दैट्स रेड एल्गी। रेड एल्गी जो है ना आपकी मोस्ट एडवांस्ड रेड एल्गी, बहुत ही इसमें कॉम्प्लेक्स आपकी रिप्रोडक्शन, पोस्ट रिप्रोडक्शन आपके स्टेप्स आते हैं। बाकी ये आपकी जो रेड एल्गी है ये जनरली मल्टी सेलुलर ही रहती है। बाकी देख लो, इसमें क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट है। बहुत ही इजी ट्रिक है, बी सी एंड डी है ना। क्लोरोफिल ए तो तीनों में ही कॉमन है। बाकी रोडोफाइजी में आपको क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है। साथ में इसके अंदर जो उसको रेड कलर का जो पिगमेंट देते हैं उसके लिए R5 एरिथ्रिन रेड कलर, R5 सियानिन ब्लू कलर देता है। फिर स्टोर्ड फूड की बात करें तो आपका क्लोरोफाइजी के अंदर स्टोर्ड फूड आपका स्टार्च के फॉर्म में हो सकता है, ऑयल की ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं, और कुछ में तो स्टोरेज बॉडीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम पायरेनॉइड्स बोलते हैं। पायरेनॉइड्स आपकी स्टोरेज बॉडी है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपका प्रोटीन के बिसाइड स्टार्च, जो कि आपका स्टार्च के बिसाइड प्रोटीन को भी स्टोर करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ये पायरेनॉइड्स है ये स्टार्च स्टोर करें, नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका प्रोटीन्स भी स्टोर करती है। दूसरा, अगर हम फियोफाइसी की स्टोरेज की बात करें तो इनके अंदर मैनिटोल और लैमिनारिन के फॉर्म में जो खाना है वो स्टोर होता है। लैमिनारिन एंड मैनिटोल। मैनिटोल जो है ये एक अल्कोहलिक शुगर है जो कि हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं कि मॉडिफाइड एडवांस्ड शुगर है, इनमें हमने चेंजेस करे हैं तो ये बनी है। फिर तीसरा आता है हमारे पास रोडोफाइजी, जो कि जिसमें जो खाना है वो आपका फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है।
अब जब आपका फ्लोरिडियन स्टार्च है, ये आपका इसका जो स्ट्रक्चर है ना ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन से बहुत सिमिलर है, यानी कि ऑब्वियसली ब्रांच्ड है। इसमें अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 चेन्स हैं। तो यस, तीसरा जो हम इनमें डिफरेंसेस बताते हैं सेल वॉल का। जो आपका ग्रीन रोडोफाइजी है उसमें जो है आपका अंदर इनर जो है उसकी सेल वॉल वो सेल्यूलोज की और आउटर सिंपल पेक्टोज की है, बहुत ही सिंपल है। बाकी अगर मैं ब्राउन और रेड एल्गी की बात करूं तो इनकी जो इनर सेल वॉल है वो ब्राउन की जो इनर सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी है। जो आउटसाइड है वो फाइकोकोलॉइड जैसे कि एल्जिन से बनी हुई है। अब एल्जिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी को होल्ड कर सकता है, इसको हम हाइड्रोकोलॉइड भी बोलते हैं। हाइड्रोकोलॉइड वैसा सब्सटेंसेस है जो कि पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं अपने अंदर। सेम अगर मैं बात करूँ रोडोफाइजी की, तो रोडोफाइजी में भी बाहर तो सेलुलोज होता है पर अंदर जो है इसमें पेक्टिन, अंदर जो है इसमें सेलुलोज होता है और बाहर जो है पेक्टिन, पॉलीसल्फेटेड एस्टर्स जैसे कि अगैर और कैरोजिन होता है। अब ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि आपका जो रोडोफाइजी है उनके अंदर कैरोजिन होता है, फाइकोकोलॉइड या फिर हाइड्रोकोलॉइड, एंड आपका फ्योफाइजी में जो आपका हाइड्रोकोलॉइड है वो एल्जिन है। ये क्वेश्चन सेपरेटली पूछ सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी ये दोनों एल्गी हैं, क्लोरोफाइजी को छोड़ के जो हमारे पास ये दो एल्गी हैं ये वाटर स्टोर करके रख सकती हैं। मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में पाई जाती होंगी जनरली जब पे पानी कम होता होगा। ताकि चल छोड़, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पोर्शन। प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो ग्रीन वाले जो हैं आपके ग्रीन एल्गी वो यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस हो सकती है। रोडोफाइजी फ्योफाइजी जो है आपका, इसमें जो आपका प्लांट बॉडी है वो आपको होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड में डिफरेंशिएटेड होता है। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे उसमें तो आपको आराम से वहाँ पे दिख जाता है कि लैमिनेरिया का अगर आप एग्जांपल देख लोगे तो इसमें आपको एक होल्ड फास्ट मतलब एक सबस्ट्रैटम से अटैच्ड एक फ्लैट सब्सटेंस है जो कि आपका ग्राउंड से अटैच्ड है, सबस्ट्रैटम से अटैच्ड है। फिर आती है आपकी स्टाइप मतलब एक डंडी, एक स्टिक टाइप। फ्रॉन्ड मतलब बहुत ही बड़ा फोटोसिंथेटिक लीफ टाइप, पत्ती टाइप एरिया है जहाँ पे ये लोग अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। फ्रॉन्ड में एयर ब्लैडर्स भी होते हैं आपके। बाकी अब अगर मैं रेड एल्गी की बॉडी की बात करूं तो रेड एल्गी जो है बहुत ही ग्रेट डेप्थ्स ऑफ ओशंस में आपको मिल सकती है क्योंकि इनके अंदर फाइकोबिलिन पिगमेंट होता है और फाइकोबिलिन पिगमेंट जो है वो ना सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब सी के अंदर आप ऑब्वियसली सोचोगे डीप सी में जहाँ पे सनलाइट नहीं आती, अंधेरा होता है, वहाँ पे ये लोग रह के सर्वाइव कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाते होंगे ये लोग। तो ऐसा नहीं है, इनके अंदर फाइकोबिलिन होता है। फाइकोबिलिन पिगमेंट जो है ना वो आपकी ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जनरली ये वार्म रीजन्स में पाए जाते हैं। तो अब क्योंकि इतने लो तक ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता है ब्लू और रेड रीजन में बढ़िया फोटोसिंथेसिस होती है ना। तो यहाँ पे बढ़िया से अपनी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं ये बहुत डीप डेप्थ्स में भी। फ्लैजिला की बात करो तो आपके क्लोरोफाइजी में 2 से 8 आइसोकॉन्ड होते हैं, यानी कि एंटीरियर पोजीशन पे इनके 2 फ्लैजिला लगे होते हैं, 2 से 8 फ्लैजिला एंटीरियरली। बाकी फियोफाइजी में आपके 2 हेट्रोकॉन्ड होते हैं, मतलब डिफरेंट लेंथ के। आइसोकॉन्ड मतलब सेम लेंथ के होते हैं दोनों फ्लैजिला, पर हेट्रोकॉन्ड का मतलब दोनों फ्लैजिला डिफरेंट लेंथ के हैं और लेटरल साइड्स में मतलब साइडों में लगे हुए हैं। और रेड एल्गी में तो हमको पता है एब्सेंट ही होते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो आपके जो ये दोनों हैं क्लोरो एंड फियोफाइजी, ये दोनों के दोनों जूस्पोर से ही करते हैं और इन दोनों के जूस्पोर बायोफ्लैजिलेटेड होते हैं। डिफरेंस ये है कि क्लोरोफाइसी का जूस्पोरेंजिया के अंदर बनता है, वेर एज जो आपका फियोफाइसी का जो आपका एसेक्सुअल स्पोर है वो जो है ना पियर शेप का होता है, यानी कि पायरीफॉर्म होता है, PYRI पायरीफॉर्म्स का होता है। बट अगर मैं रेड एल्गी की बात करूँ फियोफाइजी की, वो तो प्लानोस्पोर से करता है, यानी कि फ्लैजिला ही नहीं होता है ना, फ्लैजिलेटेड ही नहीं होते वो। अब अगर हम इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो ग्रीन एल्गी आपकी तीनों तरीके की कर लेता है और यहाँ पे आपका वाटर के अंदर गैमीट्स का फ्यूजन होता है। फियोफाइजी की बात करें तो यहाँ पे तीनों हो जाती हैं, पर जो यहाँ पे oogamous है ना, oogamous सिर्फ और सिर्फ आपका oogoनियम के अंदर ही होता है, इनसाइड द oogoनियम।
ऐसा आपका क्लोरोफाइजियम में नहीं होता है। अब बाकी इसकी अगर हम बात करें रेड की, तो उसमें ओ गैमस जो होता है वो आपका नॉन मोटाइल दोनों ही होते हैं ना। फिर इनके एग्जाम्पल्स देख लो, हमारे पास ये 3 इनके एग्जाम्पल्स हैं, वॉलबॉक्स, कारा, क्लोरेला, स्पायरोकारा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास। इनके जो ट्रिक है ना, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इनकी ट्रिक देती हूँ। ओके, बहुत ही इजी न्यूमोनिक है इनको याद करने का। हाँ, जो तीनों की तीनों एल्गी है ना, ये तीनों की तीनों फ्रैगमेंटेशन परफॉर्म कर सकती हैं वेजिटेटिव में। अब अगर हम इनकी बात करें इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? सबसे पहला पॉइंट, जो आपकी सारी मेजरली जो आपकी CO2 फिक्सेशन होती है ना, वो यही लोग फिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि यार इतनी एल्गी भरी पड़ी है, इतनी सारी जगह पे आपको एल्गी दिखेगी, ऑब्वियसली आधी CO2 जो है यही फिक्स करते हैं। और जो एक्वेटिक फूड चेन में भी है ना, ये प्रोड्यूसर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स। दूसरा, हाइड्रोकोलॉइड्स, फाइकोकोलॉइड्स, एल्जिन और कैरोजिनम को देते हैं। तीसरा, जेलीडियम, ग्रासिलेरिया, जो ये आपके दोनों रेड एल्गीज हैं, ये दोनों अगैर प्रोड्यूस करती हैं। और ये जो गैर प्रोड्यूस होता है, इसमें आप माइक्रोब्स को ग्रो कर सकते हो और जेलीज, आइसक्रीम्स इनकी प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं। चौथा आपका क्लोरेला, यूनिसेलुलर एल्गी, और साथ में स्पाइरुलिना आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपके प्रोटीन में रिच होते हैं। तो ये जो आपके स्पेस में जो जाते हैं आपके एस्ट्रोनॉट्स, वो आपका फूड सप्लीमेंट में इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको हम सिंगल सेल प्रोटीन भी बोलते हैं, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। Do like, share and subscribe, because I would be posting the extra points of algae as the names in the shorts. So stay updated.